कहता है कि जब देश आजाद हुआ तो बात यह हुआ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या थी कि जो देश किन बातों पर सबसे बड़ी सबने सहमति थी कि हमारा देश कैसे चलेगा, क्या सोवियत संघ की तरह चलेगा, कम्युनिस्ट, हम क्या कम्युनिस्ट की तरह काम करेंगे, हम अपने देश में समाजवाद को अपनाएंगे जो चीन में है, या लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाएंगे। तो पहली बात चली कि हम किसको अपनाएंगे, लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाएंगे। हमने समाजवाद को नकार दिया। अब दूसरी बात है सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। तो कहता है कि जो सरकार है, जब देश आजाद हुआ तो पहला कहा कि नहीं भी हम लोकतंत्र होंगे, यानी हमारे पास हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे, सब कोई चुनाव लड़ सकता है, सब कोई राष्ट्र निर्माण में सब हिस्सा दे सकते हैं, अपना अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आदमी प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। आज आप देखिए नरेंद्र मोदी है, एक गरीब तबके का आदमी, वो भी आज प्रधानमंत्री है जो देश को लीड कर रहा है। तो आप ये सोचिए, आप चाइना में जाइए, चाइना में कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो अलग तरह की व्यवस्था है, वहां पे कम्युनिस्ट है। रूस में 30 साल से एक ही आदमी प्रधानमंत्री बना हुआ है, चाइना में 30 साल से एक ही प्रधानमंत्री बना हुआ, राष्ट्रपति बना हुआ है। ये कोई मजाक है? आप लोगों और पीढ़ियों के साथ मजाक कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ भैया केंद्र किसी सरकार भी है, राज्य की भी सरकार है, केंद्र में कोई और आदमी जीतता है, लीडर है, स्टेट में कोई और आदमी लीडर है, शहर का लीडर कोई और है, गांव का लीडर कोई और है। हर स्तर पे हर समय अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग तरह के लीडर है। तो कहता है कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा भारत को चलाया गया, और कहता है कि सरकार सभी के भलाई के लिए काम करेगी। कहता है कि सरकार का जो मेन पर्पस है वो पैसा कमाना नहीं है, सभी की भलाई के लिए। आज पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, सरकार कहती है कि पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, हमें टैक्स कमाना है। भारत का निर्माण इस बुनियाद पे नहीं हुआ था। कहता है कि जिससे सबका हित चले, जिससे सबका निर्माण हो, गरीबों का भी पेट भरे, आप वैसा ही काम कीजिए। अब देखिए रेलवे लॉस में चल रही है, ठीक है, फिर भी हम रेलवे को चलाएंगे। क्यों? क्योंकि रेलवे बहुत लोगों को रोजगार देती है, लाखों लोगों को रोजगार देती है। बहुत गरीब पैदल भी चले, रेलवे के थ्रू सस्ते में चले जाते हैं। अब यहाँ से पटना बस से जाओ 500 रुपये खर्चा, ट्रेन से जाओ 50 रुपये पर पहुँच सकते हैं। 50 रुपये में आप पटना पहुँच सकते हैं, यानी आप 100 रुपये में अप डाउन कर सकते हैं नाश्ता के साथ। पर आप यही सोचिए, अगर आप राजधानी जाते हैं और बस से जाएंगे तो 1000 होना चाहिए। 2 आदमी है तो वो सोचेगा ही नहीं जाने का, किसी को इलाज कराना है, ट्रेन में सुविधाएं वगैरह। तो कहता है कि हमने जो देश का निर्माण किया उसकी नींव 2 चीज़ों पर रखी, लोकतंत्र, भारत का क्या हो, लोकतंत्र हो, और दूसरा क्या हो, समाज कल्याण हो। तीसरी कोई नींव नहीं होनी चाहिए। तो समाज कल्याण हर स्तर पे हो, केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, आप नगर स्तर पर मेयर, गांव के स्तर पर मुखिया, ये लोग क्या है, एक व्यवस्था देते हैं और चलाते हैं। तो कहता है कि 1947 का साल कैसा था? कहता है हिंसा और त्रासदी का साल भरा था। कहता है जब भारत आजाद हुआ तो उस समय 1947 में जैसे ही अनाउंस हुआ कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, तो जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। तो बात आई कि पाकिस्तान भी तो एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। बात तो हुई, पर बात होता है कि जब यहाँ से लोग, जो भारत में लोग रह रहे हैं 500 साल से, जब वो अपनी जमीन को छोड़कर जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो उन्हें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। वहां से जो लोग पाकिस्तान छोड़कर जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं, वहां पे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं।
उन्हें बस एक शरणार्थी का दर्जा मिल रहा है। जैसे आपके गांव में कोई आदमी, बहुत अमीर आदमी आता है और एक भिखारी का जीवन जीता है, आप अपने जमीन तो नहीं दे देंगे उसे। वो लोग आए और कैंपों में रहे। दिल्ली में उन्हें जगह दिया गया, मुखर्जी नगर, कुछ एरिया है, उसमें वो आके कैंपों में रहते थे, और वहाँ पे उन्होंने जीवन अपना जिया। और वो कैंपों में रहे, आप सोच सकते हैं जो रॉयल जिंदगी जिया हो वो आके अब कैंप में कैसे रहेगा। पर उन्होंने जैसे तैसे रहे। प्लस वो अपने जमीन को छोड़ते समय जेवरात वगैरह, बहुत लोग तो कुछ नहीं लेके जा सके। अब मान लीजिए कोई आदमी है, वो अपना जमीन छोड़ के जा रहा है, तो गांव के लोगों ने उसकी जमीनों को बंटवारा कर दिया, ले लिया। गांव वाले आपस में लड़ गए कि हम उसका जमीन लेंगे, हम उसका लेंगे। तीसरी बात, वो आदमी दूसरी जगह गया, वहां पे अनजान है, अपने फैमिली के साथ है, तो उसके परिवारों तक का अपहरण कर लिया। ट्रेन हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आई तो लाखों ट्रेनों में सिर्फ लाशें ही लाशें थी। चाहे वजह जो भी थी, चाहे हिंसा का परिणाम जो भी हो, पर कई परिवार में मिले। अब इसमें एक राइटर है जिन्होंने उस चीज़ को, यशवंत सिंह, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से दिखाया, और वो फेमस भी राइटर है, तो ये सारी चीज़ें व्याख्या की। तो कहता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमने देश को आज़ाद इसलिए थोड़ी करवाया था कि लोग मर जाए, कट जाए, ठीक है। और इस पर गांधी जी भी काफ़ी दुखी थे, और जो पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, वो तो दुखी थे, ऐसी बात नहीं है। तो कहता है 1947 का साल बहुत ही दुखी था। कहता है लाखों लोग मारे गए और बेघर हो गए। तीसरी बात है, राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियों को लिखे। कहता है राष्ट्र जब निर्माण हुआ तो उस समय चुनौतियां क्या थी राष्ट्र के सामने। तो कहता है राष्ट्र के सामने देश को एक सूत्र में बांधना। देश को एक सूत्र में बांधना मतलब हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जो है, यहाँ पे एक धर्म, एक मजहब के लोग नहीं है, एक भाषा के लोग नहीं है। यहाँ पे अनेकों धर्म, अनेकों रीति रिवाज, अनेकों भाषा, अनेक तरह के जीवन शैली को अपनाने वाले लोग हैं। अनेक धर्म में ही धर्म विभाजित है। जैसे हिंदू धर्म है, उसके बाद कई कास्टों में डिवाइड, वाला, ब्राह्मण, राजपूत, फिर उसमें गोत्र। अब आप ये देखिए कि उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, दोनों की संस्कृति में कहीं कोई तालमेल नहीं है। भाषा, दक्षिण भारत के लोग अगर बोलेंगे तो उत्तर भारत के लोग समझ में नहीं आएगा उन्हें। जो उत्तर भारत के लोग बोलेंगे वो दक्षिण भारत के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो कहता है कि पूरे भारत को कहता है पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना, यानी यूनिटी यानी एक यूनिटी में बांधना, वो एक सबसे बड़ी कठिन समस्या थी। क्योंकि भारत जो था वो कई आधार पे अलग था। भाषा के आधार पर यहाँ पे एक भाषा नहीं बोली जाती है। धर्म, बात होती है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस धर्म में भी फिर कास्ट है ना, कास्ट में गोत्र। तो कहता है इस तरह के तमाम, प्लस कहता है क्षेत्रवाद कि वह उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तीसरी बात कहता है कि आपका जो भाषा, धर्म, जाति, इन सब आधारों पर क्या था, भारत में एक बड़ी समस्याएं थी। तो कहता है कि जो तीसरी बात है लोकतंत्र की स्थापना करना। कहता है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हो, क्या यहाँ पे इलेक्शन कराया जाए, यहाँ पे हम इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन किस तरीके से करवाई जाए,
क्योंकि भारत में सबसे पहली बार इलेक्शन हो रहा था और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में ये चुनाव हो रहे थे। अब हम प्रधानमंत्री को कैसे चुनेंगे, मुख्यमंत्री को कैसे चुनेंगे, ये एक समस्या थी। क्यों? क्योंकि आपको वोटर आईडी भी बनवाना है, ऐसे जाके आप थोड़ी चुनाव ले लेंगे। उनके लिए नियम कानून प्रक्रिया, लोगों को ट्रेनिंग देना। इलेक्शन के लिए लोगों की पहली बार हो रही थी तो उन्हें क्या देना, आपको ट्रेनिंग देना। ये सारी एक समस्याएं थी। तो कहता है कि लोकतंत्र को स्थापित करना यह भी एक बड़ी चुनौती थी। तीसरी बात होता है पूरा समाज का भला करना। पूरे समाज का भला करने का मतलब है यहाँ पर कि वेलफेयर, यानी कहता है कि इसके साथ साथ पूरे समाज लाभान्वित हो, कोई एक समाज पिछड़ ना जाए, कोई एक वर्ग पिछड़ ना जाए, कोई एक क्षेत्र पिछड़ ना जाए। तो कहता है कि हम जो भी नीतियां बनाए, जो भी कानून बनाए, उन सबसे सबको क्या मिले, लाभ मिले। तो कहता है कि राष्ट्र निर्माण की ये 3 प्रमुख चुनौतियां थी। कहता है कि अब बात आती है 2 राष्ट्रीय सिद्धांत क्या है। 2 राष्ट्र सिद्धांत कहता है कि शुरुआत में जब देश का निर्माण हुआ तो बात होती है कि हिंदू और मुसलमानों में असंतोष की भावना थी। मुसलमानों को यह लगता था कि भारत में बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता भी है और ऐसा होगा भी, सच यही है। अगर हम निष्पक्ष भाव से सोचें कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो कभी भी हम हिंदुस्तान में हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। कोई भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति नहीं बन सकता है और राज्यपाल नहीं बन सकता है, क्योंकि उस समय तो वो सोची जा रही थी ना। अब होगा नहीं होगा वो बात अलग है, पर आप बाद में देखें कि ये बात गलत थी। हमारे जो राष्ट्रपति है मैक्सिमम जाकिर हुसैन वगैरह, ये क्या था, राष्ट्रपति रहे हैं। बिहार के भी कुछ मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत जगह जो मुख्यमंत्री तक रहे हैं। तो कहता है कि प्रधानमंत्री तो अपने बहुत कम ही लोग बने हैं, ठीक है। जब बाराक ओबामा, आप सोचिए, दक्षिण अफ्रीका का आदमी जब अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, जब आपके देश की कमला हसन जो है जो अमेरिका की उपराष्ट्र बन सकती है, तो आपके यहाँ मुसलमान क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता है? हमारे यहाँ सोनिया गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकती है? आपका आदमी जब दूसरी जगह प्रधानमंत्री बनता है तो आप सीना ठोक के कहते हैं कि प्रधानमंत्री, और अपने यहाँ नहीं बनाना चाहते। तो कहीं ना कहीं भेदभाव आप कर रहे हैं ना, मानसिकता आपकी खराब है। तो कहता है कि 2 राष्ट्रीय सिद्धांत, ये सिद्धांत था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों में दरार आ गई। ये दरार की कई वजह थी, आपसी भेदभाव, दंगे। इनकी वजह से क्या हुआ कि मुसलमानों ने सोचा और हिंदुओं ने सोचा कि हमें अपने अपने कौम को अपने तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, और भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। कहता है इसके तहत 2 कौम का देश था। मुसलमानों के लिए एक अलग देश की बात की गई, जिसका कांग्रेस ने विरोध भी किया था। महात्मा गांधी ने भी इस बात का विरोध किया था। अब कहता है यहाँ पर विभाजन, जब देश का विभाजन हुआ, ठीक है, तो क्या क्या समस्याएं थी। कहता है कि जब देश का विभाजन हुआ तो जो समस्याएं थी, पहला, मुसलमान पूरे देश में थे और पूरे देश को बांटना आसान नहीं था। कहता है कि ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान एक जगह है, कुछ बिहार में भी थे, कुछ यूपी में भी थे, कुछ हैदराबाद में भी थे, कुछ केरल में भी थे, कुछ बांग्लादेश में भी थे, कुछ कहाँ पे थे, कुछ पाकिस्तान में भी थे। तो कहता है कि एक जगह तो थे नहीं। तो एक समस्या ये थी कि एक साथ आप मुसलमानों को एक जगह नहीं रख सकते, जाने को कोई तैयार नहीं था। अब अपनी जमीन को कौन छोड़ के जाएगा? कुछ मुसलमान थे, वो कहे कि भैया अब तो देश आज़ाद हो गया, हम यहीं पे रहेंगे, हमारी जो पीढ़ियों का साथ होगा वो देखेंगे। कुछ जिनको विश्वास नहीं था वो चले गए, कुछ हिंदुस्तान से हिंदू, पाकिस्तान से हिंदू हिंदुस्तान में आए, कुछ वहीं पे रह गए, ठीक।
तो कहता है कि ऐसे दो इलाके, जो दो बड़े बड़े इलाके थे जहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक थी, जैसे बांग्लादेश जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं और पश्चिमी जो पाकिस्तान है, इन दो जगहों पर किसकी आबादी ज़्यादा थी? मुसलमानों की। तो उसे हमने पाकिस्तान कह दिया, पाकिस्तान को बांट दिया। कहता है इन दोनों इलाकों को मिलाकर जोड़ना मुमकिन नहीं था और सभी मुसलमान जाने को तैयार नहीं थे। पंजाब और बंगाल में कुछ इलाके में मुसलमान ज़्यादा थे। इस आधार पर क्या किया गया? पाकिस्तान का निर्माण हुआ। कहता है कि समस्याएं क्या थी? ये 8 समस्याओं को देखिए। समस्या पूछा है कि बंटवारे की समस्या। कहता है कि मुसलमान सारे एक जगह नहीं थे। दूसरी बात है कि मुसलमान अलग अलग जगह पे थे और कहीं पर मुसलमान बहुत ज़्यादा थे, कहीं पर मुसलमान बहुत कम थे। उन इलाकों को जोड़ा नहीं जा सकता था, कैसे जोड़ा जाएगा? तीसरा बात कहता है कि बहुत सारे मुसलमान दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं थे। तीसरी बात कहता है कि पंजाब और बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे। जिले के आधार पर कुछ जगहों को जिले के आधार पर बांटा गया। और अल्पसंख्यकों की संख्या समस्या, जैसे क्रिश्चियन है, ठीक है, सरदार है, बौद्ध है, ये भी तो धर्म है, तो इनकी भी एक समस्याएं थी। जब हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे तो वो भी करते भैया हमको भी कुछ दे दो ना, हम भी अलग बना दे रास्ते, तो उनकी भी बात जायज़ थी। तो कहता है चंद घंटों में देश को खाली करने की समस्या। और मुसलमानों को और हिंदुस्तान जैसे ही ये बात फैली तो उन्हें लगा कि भैया जब खाली करना है तो कुछ समय में खाली देश को कर देते हैं। तो इतना जो यहाँ पे रह रहा है वो अचानक अपना जमीन जायदाद कैसे बेच के जाएगा? ठीक है, अब वो बेचेगा तो कोई तो उसे खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है इसको जाना ही जाना है, तो कोई खरीदेगा? अब आप ही आपके पड़ोसी में कोई आया, वो जा रहा है मकान वो बहुत बढ़िया बनाकर, तो आपसे कह रहे हैं मेरा घर खरीद लो ना, तो आपको पता है कि कल सवेरे चला ही जाएगा, तो मैं ही जाके इसमें रहूँगा, तो काय खरीदिएगा? कुछ दीजिएगा उसे। ठीक है, कहता है विभाजन के परिणाम बताइए। विभाजन, देश का विभाजन हुआ, उसका परिणाम क्या था? सांप्रदायिक हिंसा। जब देश का विभाजन हुआ तो क्या हुआ? हिंसा हुई। लोगों ने जब छोड़ा तो क्या हुआ? गुस्सा और विश्वास, गुस्से के साथ छोड़ा देश को। तो वाजिब सी बात है, जिनकी अपनी संपत्ति दैनिक सारी चीजें छूटेंगी उनको गुस्सा तो आएगा ही आएगा, है ना, लाखों की। तो उन्होंने क्या किया? हिंसा फैलाई। कहता है अचानक स्थानांतरण, अचानक ही देश को छोड़ना पड़ गया। आपको अचानक ही जाना पड़ जाए कहीं तो समस्या आएगी। कहता है कि उन्हें शिविर में जाकर रहना पड़ा। क्या? अब सोचिए, जो राजा की तरह जीवन, आप यहाँ पर रोज आप आराम से घर पे रोटी सब्जी खाते हो, सारा चीज खाते हो, बढ़िया ढंग से रहते हो, और आपको कहीं जाके भीख मांग के खाना पड़े तो लगेगा ना चोट दिल पे। कहता है कि महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और जबरन शादी की गई, किडनैपिंग वगैरह भी इस समस्या आई। कहता है संपत्ति का बंटवारा बड़ा मुश्किल था और 80 लाख लोगों ने घर छोड़ा उस समय। ये डेटा है सरकार का। अब बात आता है, देखिए समझ में आ रही है बात? क्या आजादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया? गांधी जी ने हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि ये जितनी सारी चीजों बंटवारे के साथ अगर आपको बंटवारा मिले और अपने भाई को मार के मिले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उससे अच्छा भैया तू भी ले जा सारा चीज, आराम से तू रह, हम कहीं जी लेंगे, है ना। एक सही आदमी तो यही करेगा ना, जिसके साथ आदमी खेलता है, उठता है, बैठता है बचपन से, है ना, हर चीज शेयर करता है, उसको आदमी तकलीफ में, इस तरह के तकलीफ में तो नहीं दिख सकता है। तो कहता है महात्मा गांधी देश में हिंसा जो हो रही थी उससे दुखी थे, वाजिब सी बात है, दुखी होंगे। दूसरी बात है, वे उन दिनों कहाँ गए थे? कलकत्ता में थे, इस समय देश में हिंसा फैली थी। कहता है हिंसा रोकने की उन्होंने अपील की, लोगों से कहा कि आप हिंसा को रोको। कोई भी आदमी कहेगा, कहा कि गांधी जी और उस समय नेहरू गांधी जी दिल्ली भी आए, 1948 में उपवास भी रखा, ताकि क्या हो,
देश में इस तरह की समस्याएं ना हो, आपस में हिंदू मुसलमान ना लड़े, और उनके उपवास और तनाव से लोगों में कुछ क्या हुआ, आई चेतना आई कि नहीं ये बात जो कह रहा है वो सामने वाला सही है। और 30 जनवरी 1948 को गांधी ने, गॉडसे ने गांधी जी को मारा, ये आपका गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। वो अपने सिद्धांतों की वजह से मारे होंगे, चाहे अपनी सोच की वजह से मारे होंगे, तो कुछ नहीं कर सकते। अब बात आता है, देखिए यहां पर राजवाड़ों से क्या अभिप्राय है। देखिए हमारी जो देश थी जब आज़ादी के टाइम पे, ठीक है, हुआ क्या, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े घराने थे जो राजा टाइप के थे। अंग्रेजों का टाइम पे जैसे सिंधिया फैमिली, हैदराबाद के नवाब, ठीक है, राजस्थान में जो थे उनकी फैमिली, जो बड़े बड़े नवाब फैमिली थे, जैसे बिहार में बेतिया राज्य, तो ये राजवाड़े थे। तो अंग्रेजों के आने से पहले ये राजा थे। अंग्रेज आए तो इन्होंने अंग्रेजों से अधिकार ले लिया, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, कहने का मतलब है, और अंग्रेजों के राम करम पे ये जिंदा थे। तो कहता जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि देखिए हमें भारत एक साथ नहीं मिला था। या आज ये क्लास बना है ना, क्या आप लोग एक साथ आए थे? नहीं आए थे, है ना। बच्चे 1 2 3 4 5 6 करके आते हैं, और सही 20 बैच 20 की बने, 40 की बने, 50 की बने, पर आएंगे तो शुरुआत में अकेले अकेले, ऐसा ही होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि सब 50 एक प्लान बना के आ जाएंगे। तो कहता है कि हमें तो भैया जो मिला था भारत, हमने एक एक करके सब पूरा भारत जीत बनाया, और संपूर्ण भारत को एक एक करके हमने जीता। तो हमने जीता किससे? भारत को किससे लिया? राजा से लिया ना। तो जिससे हमने लिया उसी को दे देते हैं। बात उनकी सही थी। अब ये नेहरू, गांधी, ये लोग कौन थे? हम आपसे तो भारत नहीं लिए। तो कहता है कि उन राजवाड़ों को ये अधिकार था कि वो भारत में मिल सकते थे या अलग रह सकते थे। तो ये अधिकार मिल गया। तो उस समय, जिस समय भारत आजाद हुआ, उस समय 518 के करीबन राजवाड़े थे, जैसे बेतिया राज्य, दरभंगा राज्य, इस तरह के, ठीक है, हैदराबाद। तो जैसे हैदराबाद के नवाब थे, कुछ भारतीय ही नवाब थे, वो कहते थे कि नहीं, हम स्वतंत्र भारत, हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम अलग एक अपना देश बना लेंगे। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अलग कैसे देश बना लोगे, तुम हम में ही मिल जाओ, और जबरदस्ती हमने अपने में मिला लिया। ये राजवाड़े समझे। कहता है राजवाड़ों की समस्या बताइए। देखिए देश में कितने राजवाड़े थे उस समय? 565। ऐसे देश में तो टूट जाने का खतरा था। अगर सारे राजवाड़े अगर अपने अपने तरीके से राज्य बना लेते तो बस देश 565 हमारे यहाँ देश बन जाता है ना। मतलब जैसे ही मोतिहारी पास करते तो बेतिया देश में आता है ना। बिहार में ही 10 गो देश होता, नेपाल की तरह अलग अलग कानून होता है ना। तो कहता है कि देश बनने का खतरा था, एक दूसरे पर लड़ाई करते ही रहते, है ना। कहता है क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद राजवाड़े क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे, और वो अपने तरीके से क्या कर सकते हैं? देश में जुट सकते हैं, ठीक है। तो कहता है राजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका। कहता है देश में राजवाड़ों की समस्याओं को देखकर ऐसा लगा कि जैसे देश टूट जाएगा। ऐसे में वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी दिखाकर इन सब को क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेशन सहमति पर हस्ताक्षर करवाया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किस पर सहमति करवाया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मतलब उन्होंने जोर जबरदस्ती प्रेम भाव से उन राजवाड़ों को कहा कि आप हम किसके साथ हो जाइए? भारत के साथ हो जाइए, और आपको जितनी पैसे की जरूरत है वो भारत सरकार आपको पेंशन के रूप में देगी। पर आज आपसे क्या होगा? आप भारत में
विलय उनसे करवा लिया। ठीक, अब कहता है नागपुर अधिवेशन क्या था? क्या नागपुर अधिवेशन, इसके बारे में विस्तार से बताइए। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। यह कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। तो 1920 में ही सोचिए, देश के आजाद होने से 20 साल पहले, 30 साल पहले कांग्रेस ने कहा कि जब देश आजाद होगा तो यहाँ पे देश का जो गठन होगा, जो राज्य बनेंगे वो किस आधार पे बनेंगे? भाषा के आधार पे। जहाँ भोजपुरी बोली जाएगी वहाँ भोजपुरी क्षेत्र, जहाँ पे हिंदी बोली जाएगी वो हिंदी एरिया, है ना। तो उसी आधार पे हम क्या रखेंगे? उस क्षेत्र का नाम रखेंगे, प्रशासन। तो कहते आजादी के स्थिति के बाद बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, तो बांग्लादेश में बंगला बोली जाती है तो उसे बांग्लादेश बोला गया। पश्चिम बिहार, पश्चिम बांग्लादेश, बंगाली बोली जाती है तो बंगला। बिहार में भी अभी चल रहा है कि जो मैथिली वाले हैं वो मैथिली बोलते हैं तो वो मिथिलांचल की मांग कर रहे हैं। भोजपुरी हम लोग बोलते हैं, भोजपुरी आपका ये एरिया है बिहार, मोतिहारी, चंपारण, वेस्ट चंपारण, ये थी गोपालगंज, सारण, छपरा वगैरह, बनारस, इनको एक क्षेत्र बनाने की बात चल रही है। तो कहता है नेताओं को ऐसा लगा कि भाषा के आधार पर अगर हम राज्य का निर्माण करेंगे तो इससे क्या होगी? अव्यवस्था फैलेगी। ठीक है, और लोगों में गलत मैसेज जाएगा। ठीक है, इसीलिए और देश का टूटने का भी खतरा हो सकता है। इसीलिए सरकार ने क्या हुआ, भाषा को ज्यादा अहमियत नहीं दी। बात समझे? दूसरी बात है भाषा के आधार पर पहले बना राज्य। भाषा के आधार पर सबसे पहला बना राज्य कौन है? तो कहता है कि आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर जो पहला बना राज्य है वो कौन है? आंध्र प्रदेश है। कहता है पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध उठा। मद्रास में वर्तमान के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक शामिल थे। तो उस समय देखिए मद्रास में कौन कौन क्षेत्र शामिल थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो सोचिए कि साउथ के सारे जो राज्य है वो क्या थे? भाषा के आधार पे बने, आंध्र प्रदेश में शामिल थे, है ना। कहता है और वहां पर आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्या हुआ? आंदोलन हुआ और उसमें मांग उठी कि जो तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग कर दिया जाए। किससे? आंध्र प्रदेश से। और पोटिश्री जी ने, श्री रामलू अनिश्चित भूख हड़ताल पे बैठ गए और ये देखिए 56 दिन बाद उनकी मौत हो गई। समझे? भूखे रहे और उसके विवश होकर उसमें हिंसा और बहुत सारी घटनाएं हुई और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और क्या हुआ? आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, है ना। सोचिए देश आजाद हुआ उसके बाद की ये घटनाएं हैं। भाषा के आधार पर लोग क्या हो गए? भूख हड़ताल पे बैठ गया। क्या करेगा आदमी? मजबूर होकर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया। ये तो उनकी एक दुख, अब उन्होंने किस हिसाब से किया, कैसे किया, ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहता है देखिए, कहता है यहां पर कि अंत में, कहता है अंत में नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश की बात मान ली और सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया। क्या? 1953 में। कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग तथा इसकी सिफारिशें। राज्य पुनर्गठन आयोग, गठन आयोग मतलब राज्य का निर्माण कैसे हो, उसके लिए कमेटी बनाई, कुछ लोगों की समिति बनाई और 1953 में, और उसमें निर्णय लिया गया कि उसकी कुछ सिफारिशें थी। उसने कहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी नियम बने। कब बने? 1956 में। पहले आपने समिति बनाई, लोगों का समूह बनाया और 1956 में क्या हुआ? उसने सिफारिशें दी, अपनी बात को रखा। तो कहता है अपनी इस सिफारिश में यह माना कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने क्या माना कि
उस सिफारिश में कहा कि देखिए राज्यों का पूर्ण गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए, किन्हीं 4 रियासतों के विलय में दिक्कत आई। तो कहता है कि जो भाषा का जो निर्माण है, मतलब राज्य के निर्माण में भाषा का भी योगदान होना चाहिए, इस बात को माना गया। सही भी है, एक कल्चर के लोग एक साथ रहे। समस्याएं क्या है, अब अगर मान लीजिए मोतिहारी में 50 लोग साउथ, मान लीजिए 1000 लोग साउथ इंडियन बोलते हो, अगर वो कचहरी में जाएंगे तो क्या खरीदेंगे? है कोई बात समझेगा उनका? कहीं शिकायत करेंगे तो कोई समझेगा? आपके पास कोई साउथ इंडियन आके बोलने लगे तो आप कहोगे पता नहीं यार इसको कैसे समझाऊं मैं, है? तो समस्या हो जाएगी ना। तो देखिए अब मान लीजिए आपको पश्चिम बंगाल जाना पड़े सब काम करने के लिए, तो वहाँ पे बंगाली बोलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, समस्या रहेगी ना। ठीक है, अब दिल्ली है, आपको सुप्रीम कोर्ट आपका हो जाए मद्रास, वहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हो, अब आप वहाँ पे जाइएगा तो किसी वकील से बात कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा ना, तो समस्या आ जाएगी ना आपको। पर निदान तो वही होगा, पर समझ में तो आए, समझ में आई बात? तो कहता है, ये बात समझ में आया, कहता है किन्हीं 4 रियासतों का के विलय में क्या दिक्कत आई। कहता है कि अब बताइए कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 4 रियासतें थी जिनको भारत में मिलाने में क्या हुई, समस्याएं आई थी। ठीक, अब हम पहले देखते हैं कश्मीर की। कश्मीर में देखिए, कश्मीर में समस्या क्या थी, जो कश्मीर के जो राजा थे वो क्या थे, हरीसी थे। कश्मीर में मैक्सिमम जो लोग थे वो मुसलमान थे, ठीक है, और जो राजा था वो हरि सिंह थे। तो हरि सिंह वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो ना भारत में मिलना चाहते थे ना पाकिस्तान में। ठीक, और पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था, क्योंकि वो कहता था कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो ये मुस्लिम बहुत क्षेत्र है, तो ये पाकिस्तान में मिलना चाहिए। पर राजा वहाँ का मिलने में इंटरेस्टेड नहीं था, तो कहता था कि पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर में दबाव बनाया और कश्मीर में अपनी सेना भेज दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो राजा थे वो रातों रात, जब वहाँ पे पाकिस्तानी सेना ने अटैक कर दिया, तो राजा जो हरि सिंह थे वो इंडिया आए और नेहरू जी से समझौता किया कि आप हमें बचा लीजिए, और भारतीय सेना वहाँ पे गई। ठीक है, और जो पाकिस्तानी सेना थी उनसे लड़ाई की। तो इस तरीके से क्या हो गया, कश्मीर का क्या हुआ, भारत में विलय हुआ। पर उस समय विलय नहीं हुआ था, मतलब क्या है कि भारत का अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान कश्मीर पे नहीं था, कश्मीर की अलग अपना झंडा था, उसके जो मुख्यमंत्री थे उसको प्रधानमंत्री उस समय कहते थे, मतलब भारत एक बराबर का स्टेटस दिया भारत ने।